अब पहले तो ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन करना है। चैप्टर अपना एसिड बेस का खत्म हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिए थे। बुकलेट आज खत्म करेंगे, उसका डिस्कशन कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैकलन नॉन मैकलन स्टार्ट करेंगे। और ये भी बता दिया था कि जो पीटी है उसमें जो चैप्टर आ रहा है दैट इज फर्स्ट चैप्टर। पीटी के अंदर जो पहला चैप्टर आ रहा है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग तैयार करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसको आप लोग तैयार करें। फिलहाल हम बुकलेट डिस्कशन देख लेते हैं। अब तो मुझे क्वेश्चंस आप बताते जाओ, हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चंस बताते रहे एक्सरसाइज 4 से। एक्सरसाइज 4 मेरे पास आ गई है, और एक्सरसाइज 4 से आप लोग क्वेश्चन बताते जाए एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट से लेके 13 तक, यानी कि जिनका 33 तक 13 तक, यानी जो पेज नंबर 67 पे है, पहले पेज पे जो है एक्सरसाइज 4 के, उसमें से बताएं क्या क्या डाउट है। देखो, अगर बहुत बेकार से डाउट, प्रभात ने लिस्ट ही पूरी भेज दी है, अगर बेकार से डाउट हो मैं नहीं लूंगा, मैं पहले बता दूं। सेकंड सेकंड देख लेते हैं एक बार, बहुत सारे बच्चे सेकंड सेकंड कर रहे हैं। pH paper is separated dipped into two different solutions. X and Y color of the pH paper turn pale green in X and blue in Y. X and Y are blue. अरे यार, यूनिवर्सल इंडिकेटर की कलर लगा, पेल ग्रीन है और ब्लू है। ऑब्वियसली भाई पेल ग्रीन ग्रीनिश कलर आता है न्यूट्रल में। अब NaOH में कभी ग्रीन आ नहीं सकता, HCl में कभी ग्रीन आ नहीं सकता। ऑप्शन ए है, खत्म। ब्लू कलर है NaOH का, ब्लू टू वायलेट। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर की कलर है। सर साउंड बाउंस कर रहा, शर्ट सिर्फ साउंड आ रहा है, क्या क्या चाहते हो? साउंड क्लियर है कि नहीं? साउंड क्लियर है कि नहीं, ये लिख के बता दो। क्लियर है ना? हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन बताओ। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन its H3O positive और pH notation is used to express the nature of the solution because। ऐसा क्यों होता होगा कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो H3O पॉजिटिव, आपने को पता है कि H पॉजिटिव फ्रीली तो रह नहीं सकता, तो H पॉजिटिव क्या करता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है। तो H3O पॉजिटिव को ही हम क्या कह रहे हैं, इसको pH लिखते हैं। इसको pH क्यों लिखते हैं, pH नोटेशन क्यों यूज करते हैं, यूज टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज़ H3O positive value is very high in order to express it as simple number. H3O positive and H negative values are same. To overcome the confusion, H3O positive value is extremely small in order to express the nature of solution as well. क्या हो सकता है? Nature of solution depends on its H3O positive concentration to pH notation used to express. अच्छा, देखो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे सोरेंसन ने किया था, सोरेंसन ने क्या किया कि H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, पीएच की फॉर्म में। अब वो पीएच की फॉर्म की जो जरूरत थी वो क्यों पड़ी, ये पूछना चाह रहे हैं। H3O पॉजिटिव वैल्यू तो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है ना, जब ये आती है 0.001, सपोज ऐसा लिखा हुआ है 0.001, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई। इसको उन्होंने 10⁻³ में ऐसे दिखा दिया, 10⁻³ में इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिया, यूज्ड टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन because H3O positive value is extremely small in order to express the nature of the solution as a simple whole number range। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी।
बहुत छोटी वैल्यू होती है। अच्छा, और अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शंस को एबीसीडी करके लिखना। ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 है ना, ऑप्शन को एबीसीडी करके लिखो ताकि क्वेश्चन नंबर के साथ कंफ्यूजन ना हो। इतना समझ लिए, ऑप्शंस को एबीसीडी करके लिखो। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ मनीष, कौन सा 7th क्वेश्चन? 7th तो बता दिया, थर्ड ऑप्शन है उसका, सी ऑप्शन। गौरव, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन CO2 गैस पास थ्रू लाइन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। When CO2 gas is passed through lime water, the solution turns milky due to the formation. अरे यार टेस्ट टू CO2 गैस बताया था, टेस्ट टू CO2 गैस। इसमें क्या करना है, CO2 गैस को पास करना है सिलेक्ट लाइन के साथ, और वो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या आ जाएगा, मिल्की। ठीक है, प्लस वाटर बनेगा। अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसका CaCO3 प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बना, अब उसमें आप क्या करो, उसमें एक्सेस में CO2 पास करो, एक्सेस में CO2 पास करोगे, एक्सेस में CO2 पास करोगे तो हो जाएगा CaHCO3 मोल पर, और ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको याद रखो। ऑप्शन ए बी सी करके बोलो भाई, ऑप्शन ए बी सी करके बोलो, बता तो रहा हूँ। ऑप्शन ए बी सी डी करके बोलो, क्वेश्चंस को 1 2 3 4 करके बोलो। नंबर 1 is 13th, skin become yellowish in concentration HNO3 as 13th। तो याद ही करने के लिए है, proteins are converted into xanthoprotein, अरे याद करो, skin become yellow in concentrated HNO3, जो स्किन का प्रोटीन है xanthoprotein में चेंज हो रहा है, इसको याद ही करो, याद करने वाला क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन बताओ। कोई और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बताओ। Question number 20, 16, 8. Question number 8. Milkman added a small pinch of. Question number 8. Milkman added a small pinch of baking soda to the fresh milk, which had pH close to 6. As a result, the pH of the medium is. तो pH यहाँ पर कितना है, 6 है. As a result of the pH, Milkman added a small pinch of baking soda to the fresh milk. जो fresh milk रहा होगा, उसका भी pH क्या होगा, लगभग less than 7 ही होगा। या वो लगभग, मेरे को लग रहा है वीकली बेसिक होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, वीकली बेसिक होगा, तो वीकली बेसिक होगा, पीएच उसका ग्रेटर देन 7 होगा, वीकली बेसिक होगा। एंड उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया है। अब बेकिंग सोडा क्यों मिलाया, क्योंकि इसका क्या बन सकता है, फ्रेश मिल्क का कर्ड बन सकता है, और कर्ड बनने में क्या होगा, जो ये फ्रेश मिल्क है जब ये कर्ड में चेंज होगा, ऑब्वियसली कर्ड में जब चेंज होगा तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा, इसका पीएच कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से इसका पीएच धीरे-धीरे 6
7 से कम होने लगे तो हम पहले ही क्या कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा इसमें मिला देते हैं। बेकिंग सोडा मिलाने से इसका पीएच और ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि जब ये कर्ड बनना स्टार्ट करे तो ये प्रोसेस स्लो हो जाए, कर्ड बनने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, और जब तक उसका पीएच 7 से कम आए तब तक उसको कंज्यूम किया जा सके। इसका मतलब इसमें अगर ऑप्शन को देखा जाए तो पीएच मीडियम का क्या हो जाएगा, become close to 4, become close to 8, ऑप्शन डी है ना। स्मॉल पिंच ऑफ बेकिंग सोडा तो फ्रेश मिल्क which had a pH of 6, फ्रेश मिल्क का pH 6 दिया हुआ है, एक्सेप्ट दिया हुआ है, फ्रेश मिल्क का pH 6 दिया हुआ है। उस 6 pH में अगर उसको नॉर्मल कंडीशन में छोड़ देते तो जो कर्ड बनने की प्रोसेस थी वो बहुत फास्ट हो जाती, क्योंकि अगर इसका pH 1-2 पॉइंट भी और नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ड बन जाएगा, उसमें लैक्टिक एसिड की वो फेवरेबल हो जाएगी। तो इसलिए उसमें पहले ही बेकिंग सोडा मिला देते हैं ताकि 6 से उसका पीएच कहां तक लेके आ जाए, उसका पीएच लगभग हम 8 तक लेके आ जाए, ताकि अगर वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो तो वो इतना स्लो हो जाए तब तक हम उसको कंज्यूम कर पाए। नेक्स्ट इसमें बताइए 16, acid solutions with higher pH value। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की the acid solution with a higher pH value, तो हायर पीएच वैल्यू में 10 टू पावर -1 MHCl दिया हुआ है और 10 टू पावर -1 MH2SO4 दिया हुआ है और 10 टू पावर -2 MHNO3 दिया हुआ है और 5 into 10 to power -2 MH3PO4 दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही है ना। ये एसिड सॉल्यूशंस विद हायर पीएच वैल्यू, इसमें पीएच वैल्यू निकाल लो। इसमें ये जो कंसंट्रेशंस दे रखी है, अभी कंसंट्रेशन दे रखी है, इनसे पीएच निकाल लो। पीएच निकालने के लिए अपने ये भी ध्यान रखना है कि इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका 1 है, इसका एन फैक्टर कितना है 3 है, H3PO4 का एन फैक्टर 3 हो जाए। तो इसका अगर हम पीएच निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 10 टू पावर, इसका पीएच तो 1 ही आ रहा है, ठीक है, 10 टू पावर -1 MH2SO4। तो ये कितना H पॉजिटिव देगा, 2 H पॉजिटिव देगा, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 into 10 टू पावर -1, इसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, अगर इसको फॉर्मूले में लगाएंगे क्या है, ये H पॉजिटिव यहाँ पर कितना है, H पॉजिटिव 2 है, तो 2 है तो ये 2 into 10 to power -1 हो जाएगा। तो इसका अगर हम pH में फॉर्मूले में लगाएंगे तो मैंने क्या बताया था, इस तरीके से सिचुएशन में 10 की पावर को आगे ले आओ और इसको log 2 बना दो, log 2 कितना हो जाता है 0.30, तो ये कितना आ जाएगा 1.0 क्या देगा 0.3 हो जाता है ना उसको वैल्यू, इसका इतना पीएच आ जाएगा, log 2 का 0.30, इसका 1 - 0.30 0.7, H+O4 का 6 पॉइंट 0.63, हाँ चलो ठीक है 0.63 0.7 हमने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद 5 into 10 to power -2 MHNO3, यहाँ पे देख भाई n फैक्टर 1 ही है, तो इसका जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आया वो कितना आया 5 into 10 to power -2 m, ये H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसका HNO3 में n फैक्टर 1 ही है, इंटू करने की जरूरत है नहीं, तो ये आ जाएगा। इसका पीएच कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, जो पावर है उसको पहले लिखो -log5 लिख लो, ठीक है, 2 -log5 लिख लो। अब इसको माइनस 0.69, 2 - 0.69 कर लो, या 2.0
ये हो जाएगा 1.3, 0.7 कर लो, 1.3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.3 इसका पीएच आ रहा है। पहले वाले का पीएच कितना आ रहा है? पहले वाले का पीएच 1 आ रहा है। इसका पीएच कितना आ रहा है? इसका 1 आ रहा है। इसका 0.7, इसका 1.3। इसको निकालना है भाई। इसमें जो H पॉजिटिव है, आपने को पता है कि इसका n फैक्टर निकाल लोगे ना आराम से। H3PO4 फास्फोरस के लिए क्या बताया हुआ है कि जितने ऑक्सीजन होते हैं उसमें से एक कम कर लो। तो 4 ऑक्सीजन है, उसमें से एक कम कर लो, 3 इसका n फैक्टर बनेगा। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 5 × 10⁻²m। n फैक्टर कितना भाई इसका? 3। तो इसका कितने से इंटू करेंगे? 3 से इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा 15, 3 से इसको इंटू करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 - log 15, 1.17। ये आ जाएगा 2 - log 15, 1.17। 1 पॉइंट ये आ जाएगा 0.83। मतलब सबसे ज्यादा पीएच किसका हुआ? सबसे ज्यादा पीएच किसका हुआ? 1.3। इट मीन इसका सबसे ज्यादा पीएच होगा ऑप्शन सी, HNO3। HNO3 का सबसे ज्यादा पीएच हो जाएगा 0.05 m HNO3, 0.83। यस, 0.83 आ रहा है ना लास्ट वाले। log 15 की वैल्यू है 1.17 इज इक्वल टू 0.83 आ गया। अब देखो भाई 2 - log 15 आ, सही है। देखो कौन सा ऑप्शन आया सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी होगी? इसका 1 है, इसका 0.7 है, इसका 1.3, इसका 0.83, तो 1.3 वाला आ गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो देख लेना आंसर, ऑप्शन सी है। चलो अगला अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। ये सब की स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगी, उसमें टेंशन नहीं लेनी, सब आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, कल क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हार्डनेस का पूरा डिटेलिंग दे दिया है। हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, कैसे उसको रिमूव करना है। तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कंपाउंड ए। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम की। तो इसमें ऑप्शन ए और 4, ए और डी में से आ सकता है। एंड इट इज रिमूव बाय एडिंग कंपाउंड बी। तो सिलेक्ट लाइन डालने से रिमूव होगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आ रही है। और वो रिमूव कैसे होगा? रिमूव होगा बाय एडिंग लाइम। बाय एडिंग लाइम, क्या हम इसको लाइम कहते हैं? COH छोड़ हुआ इसको लाइम कहते हैं ना। इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। कल कहा तो था कि एक्सरसाइज 4 सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 4 सॉल्व करनी है भास्कर 38। तो आपने बताया था टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव हो सकता है। हाँ, बॉइलिंग से रिमूव हो जाएगा, बॉइलिंग से रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पर जो कंपाउंड दिया हुआ है वो बॉइलिंग तो नहीं दिया हुआ ना, इसलिए हमने लाइम का यूज किया है। 22 ऑप्शन अकॉर्डिंग भी तो आपने देखा। अब ये हो सकता है कि लाइम दोनों के लिए यूज होता है, टेम्पररी और परमानेंट दोनों के लिए। वॉशिंग सोडा परमानेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 और 22, 2 मिनट, 38 और 22। 22 की बात कर ली जाए पहले। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है। बेसिक स्ट्रेंथ, एक बात ध्यान देना यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा।
बेसिक स्ट्रेंथ। मुझे ये बताओ कि मेटल के यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, हाइड्रोक्साइड। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या बेसिक नेचर के होते हैं, इतना मुझे बताओ। मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ एम्फोटेरिक भी हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO, PbO, Bu। ठीक है, ठीक है भाई। जनरली वो क्या होते हैं, जनरली दे आर बेसिक इन नेचर। अब मुझे ये बताओ, जो जितना ज्यादा मेटालिक होगा, जो जिस मेटल की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, क्या उसका ऑक्साइड भी उतना ही ज्यादा बेसिक बनना चाहिए। जो मेटल जितना ज्यादा, जो एलिमेंट जितना ज्यादा मेटालिक होगा, उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उतना ही ज्यादा बेसिक बनेगा। यहाँ पे दिए हुए हैं सेकंड ग्रुप के, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बार। ठीक है, सेकंड ग्रुप के दिए हुए, सेकंड ग्रुप के क्या हमको पता है, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनके अगर हाइड्रोक्साइड बनाया जाए तो इनके हाइड्रोक्साइड क्या बनेंगे, इनके हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं BeOH वोल्टवाइज, MgOH वोल्टवाइज। ठीक है, ये इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे। अब मुझे ये बताओ कि क्या डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये हम पीरियोडिक टेबल में इसको पढ़ेंगे। मेटल्स कौन से सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट मेटालिक कौन से होंगे, जो अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी लूज कर पाएंगे उतना जल्दी, उतना ज्यादा मेटालिक होगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, जिसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है। जब एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर पाएगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, metallic character is directly proportional to basic nature of oxide or hydroxide, basic nature of oxide और हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। सेम नॉन मेटल में भी अप्लाई होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, उसकी वजह से डाउन द ग्रुप ये बढ़ता जाएगा, बेसिक ऑर्डर बढ़ता जाएगा। ऑप्शन आप मैच कर लेना जो भी होगा इसमें। ठीक है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। सबसे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे कम होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, बेरिलियम लगभग, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होता है, हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। अगला क्वेश्चन 38 कह रहा था कोई, एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं मेटल की। बुक में जो लिखा हुआ Al2O3 जरूर याद रखना है। SnO है, SnO2 है, ZnO है, ZnO2 है, BeO है, BeO है, और बहुत सारे हैं। अपने आप जनरली यहाँ पर ये लिख लेते हैं, SnO, PbO, PbO2, Al2O3, BeO, PbO, यस, लेड का भी एम्फोटेरिक होता है। PbO, PbO एम्फोटेरिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो सारे। द वाटर सॉल्यूशन ऑफ SO2 इज, SO2 का वाटर सॉल्यूशन, SO2 एसिडिक है ना, ये एसिडिक है तो इसका वाटर सॉल्यूशन भी एसिडिक बनेगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30,
इसका बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड SO3 जो होता है वही उसका बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे लिखे जाते हैं तो ये चीज आप ध्यान रखें कि अगर किसी एसिड में से आपने ऑक्सीजन कम किया है, देखो एक एसिड होता है यहाँ पे अस एसिड, अगर ऑक्सीजन किसी एसिड में से कम किया H2SO4 में से एक ऑक्सीजन मैंने हटा दिया H2SO3 बन गया तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। अस एसिड उसके नाम के पीछे आ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सल्फर की कितनी आ जाएगी +4, सल्फर +4 दिखाई दे रहा है सबको, और यहाँ पर सल्फर कितना आ जाएगा 2 + x - 6 = 0 +4 से +4, तो ये तभी पॉसिबल है जब H2SO3 बने। यहाँ पर +6 आया और इधर भी कितना आया 2 + x - 8 0 +6, +6 से +6 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी वाटर मिला रहे हैं उनको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मिल रहा है +4 से +4 +6 से +6, दैट इज सल्फ्यूरस, दैट इज सल्फ्यूरिक। अस का मतलब होता है एक ऑक्सीजन कम कर लेते हैं, इक का मतलब है एक बढ़ा देते हैं। इसको नोट करो, सल्फ्यूरिक एसिड हो नहीं, H2SO4 नहीं है, H2SO4 है, आएगा SO3 के अंदर। बता दिया ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कंपाउंड में भी होगी। यहाँ +6 है तो यहाँ भी +6 आएगा। 45 अनुराग पूछ रहा है 45 का। 45 ओलियम, ओलियम आप लिख लो, ओलियम आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 45 में ओलियम पूछा हुआ है, जो ओलियम पूछा हुआ है, ओलियम इज H2SO4 H2SO4 और SO3 मिला H2SO7 बन जाएगा, ओलियम बन जाएगा, ओलियम। ठीक है, H2SO7 SS बॉन्ड इसमें आ जाएगा। स्ट्रक्चर को मैंने स्ट्रक्चर सिलेबस में है नहीं। SOS H2SO7। ठीक है, और इसमें बताओ, और क्वेश्चन बताओ। 36 37 36 37 जो 2 मिनट 36 करेक्ट ऑर्डर ऑफ 36 37। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज, एसिड स्ट्रेंथ की करेक्ट ऑर्डर पूछी जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ की करेक्ट ऑर्डर पूछी जा रही है। इसको समझाया तो जा सकता है, जो कंसेप्ट है वो आपके सिलेबस में है नहीं। इसको फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और एसिडिक एसिड है। सुनारा आप इसमें लिख लोगे तो फॉर्मिक एसिड है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर बेंजोइक एसिड है, फिर एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आ जाएगा आपका HCO2H, बेंजोइक एसिड आ जाएगा C6H5COH,
आ जाएगा CH3 इसका रीजन भी है, बट वो रीजन क्या है ना, आउट ऑफ सिलेबस अभी जा रहा है। तो देखता हूँ कोई उसका कोई दूसरा रीजन जो आपके सिलेबस के अंदर हो सके, जिसको हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर पाए, वो देखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो रीजन है ना, ये आपके सिलेबस में है नहीं। देखना पड़ेगा कैसे इसको समझाया जाए। उसमें वो 11th का कंसेप्ट है ना, उसमें उसमें बाकी जो ऑर्गेनिक में वो करवाया जाता है। फिलहाल आपके लिए ढूंढूंगा कोई ऐसा कंसेप्ट क्लास 10th में बताया जा सकता है। 38 so the following does not form salt either with acid or with alkali. So the following does not form salt either with acid or with alkali. इसका क्या हो सकता है? तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो आंसर्स हैं वो गलत दे रखे हैं। सारे ही बना देंगे इसको। BOZNO SNO, ये तो एम्फोटेरिक है। हाँ ठीक है। आंसर क्या दिया 38 में? 38 में आंसर दिया हुआ है CA। does not form salt either with acid or with alkali. तीन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट BOZNO SNO। अच्छा, इधर मतलब इन दोनों के साथ सॉल्ट, दोनों के साथ सॉल्ट कौन नहीं बना, इधर लिखा हुआ दोनों के साथ कौन नहीं बना पाएगा। तो CaO तो बेसिक है, तो ये सिर्फ एसिड के साथ ही सॉल्ट बना पाएगा। ये सिर्फ एसिड के साथ ही सॉल्ट बना पाएगा। अगर मैं इसको, ये तो बेसिक है ना, अगर मैं CaO किसी दूसरे बेस के साथ रिएक्शन करूँ तो यहाँ पर कोई सॉल्ट नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर सी है, CaO है ना, क्योंकि ये बेसिक नेचर है। हाँ, CaO Cl2 एक मिक्स सॉल्ट है। 33 का क्या आ जाएगा? 33, हाँ 33 तो यार बताया हुआ है, 33 तो बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या आ जाएगा कि aqueous NaCl सॉल्यूशन, NaCl का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका pH कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैं aqueous Na2CO3 की बात करूं, Na2CO3, इसका pH कहां जाएगा? ग्रेटर देन 7, ये बेसिक है। अगर मैं aqueous NH4Cl की बात करूं
तो ये सॉल्ट है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जब ये सॉल्ट ब्रेक डाउन होगा तो ये टूटेगा NH4OH प्लस HCl के अंदर। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच जाएगा ग्रेटर देन, इसका पीएच जाएगा लेस देन 7। और CaO सॉल्यूशन, तो CaO में कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस अगर CaO बना हो तो वो मेटल का ऑक्साइड बेसिक ही होगा, पीएच इज ग्रेटर देन 7 जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बना लो। एम्फोटेरिक दिया हुआ है, एम्फोटेरिक कौन सा है? कौन सा आंसर दिया हुआ है 33 का? 33 का आंसर क्या दिया हुआ है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। 33 का क्या आंसर दिया? गलत तो है, आंसर क्या है? बी। बी डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। एम्फोटेरिक बताया हुआ है एक्वस NaCl सॉल्यूशन को, गलत है, न्यूट्रल होगा। आप इसके अकॉर्डिंग लिख लो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख लो, बाकी ऑप्शन देख लेना। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन चेक करके ही आपको देंगे, ठीक है, ऑप्शन चेक करके देंगे, ये कैसे उठा के नहीं दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 43। which are required to prepare 100 ml 2 molar annual solution dash gram annual should be required। dash ग्राम का मतलब मोल्स इसमें निकाल सकते हैं। मोल्स निकालेंगे तो अपने को अमाउंट पता लगी जाएगी। 2 मोलर एनएमएस सॉल्यूशन, 2 मोलर का मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 में से बना तो सकते हो। 2 मोलर का मतलब क्या है? 2 मोल्स पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर। अब 2 मोल्स का मतलब है 2 मोल्स अगर पर लीटर जा रहे हैं तो 1 मोल, 2 मोल्स आपका पर लीटर जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 100 ml। तो 100 ml तो भाई 2 मोल्स आपके जा रहे हैं 1000 ml के अंदर। 100 ml के अंदर अपना क्या जाना चाहिए? 1000, 1/5। ठीक है, 200 डिवाइड बाय 1000, ठीक, 1/5। अब कितने मोल्स जाने चाहिए? 1/5। एक मोल का मास NaOH का, NaOH दिया हुआ है ना, NaOH का एक मोल का मास कितना होता है? NaOH 1 मोल कितना जाएगा? 16, 17, 23, 40 ग्राम, 40 ग्राम ही जाएगा। अगर ये एक मोल 40 ग्राम जाएगा तो 1/5 अपने को निकालना है, मतलब 8 ग्राम इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। आठ ग्राम, ठीक है, बना सकते हो आराम से, मोल निकाल लो, उससे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37. Copper sulfate solution is electrolyzed with the platinum electrode. Which one of the following does not occur in the process? 37. Platinum electrode which will be following does not occur in the process. ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड होने लगेगा। O2 गैस नेगेटिव ऑक्साइड, एनोड एनायन, एनोड पे O2, O2 is liberated at एनोड, ये भी सही है। pH of solution decreases, pH सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज, ये गलत हो जाएगा। 37 पे डी आ जाएगा।
सेम सिंपल सिंपल जैसे जैसे क्लोरोएल्कीन प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, वही इलेक्ट्रोलिसिस है इसका, मतलब सेम वही इलेक्ट्रोलिसिस है, कोई डिफरेंस नहीं है। 30 and 39 strong electrolyte is strong electrolyte, strong electrolyte 2CO3 भी वीक है, NH4 में भी वीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपका बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। NH4OH वीक हो गया, H2CO3 वीक हो गया, COH वोल्टेज वीक हो गया, ठीक है। तो ये NaCl का जो ब्राइन सॉल्यूशन है, यस NaCl प्लस वाटर, मतलब जो इसका ब्राइन सॉल्यूशन है वो सबसे अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा। 47 which one of the following metal oxide shows both acidic and basic behavior? Al2O3। 47 का चौथा एम्फोटेरिक देख लो, एम्फोटेरिक देख लो Al2O3 K2O CO Na2, बाकी बेसिक है Al2O3 एम्फोटेरिक। 54 55 54 55 55 पहले देख लेते हैं। 55 a solution in which an immersed glass exhibit apparent disappearance is a mixture of immersed glass exhibit apparent disappearance। तो आपने उसमें ग्लास डाला और वो आपको दिखाई नहीं देगा। Solution in which immersed glass exhibit apparent disappearance is a mixture of, इसका आप ये याद रखें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो HF होता है, HF स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HF प्लस एसिटिक एसिड CH3COH, HF और CH3COH इसका जो मिक्सचर होता है ना, इसमें आप ग्लास डालोगे तो ग्लास धीरे धीरे आपको क्या होगा, डिसअपियर नजर आए, वो नजर ही नहीं आएगा। प्लीज राइट द रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 कौन सा है? क्वेश्चन 37 में क्लोरोएल्कीन प्रोसेस वाली तो रिएक्शन आई, बस उसमें उन्होंने प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लगा दिया। 54 इसको जो आप ध्यान रखें कि इसके अंदर जब आप डालोगे तो ग्लास इसके अंदर नजर नहीं आएगा। The flower of hydrangea plant turns to pink in the presence of potassium hydroxide। एक बार देखो हाइड्रेंजिया प्लांट बेसिक की प्रेजेंस में क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54 हाइड्रेंजिया प्लांट लिखवाया था ना, पूरा लिस्ट बना था हाइड्रेंजिया प्लांट, कौन से कलर के फ्लावर थे इसके, हाइड्रेंजिया प्लांट। ये आपको लिखवाया था इसमें टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH में क्या आ रहा है, बेसिक में बेसिक पिंक हो रहा था क्या, पर देखो टेबल देखो वाली हाइड्रेंजिया प्लांट था, KOH पिंक आ रहा था बेसिक मीडियम में, तो ये तो गलत। हाँ ठीक है, फिर द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट टर्न्स टू पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ब्लू कलर के फ्लावर थे ना उसके, एसिडिक मीडियम में ब्लू ही था वो, बेसिक में यस पिंक था। ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं ना इसके, एसिडिक में तो ब्लू ही था, बेस में ये पिंक हो गया था। The flower of the hydrangea plant are usually pink, which turns blue in the presence of a base। ये तो गलत कह रहा है रीजन, यूजुअली तो वो ब्लू कलर के होते हैं ना। अरे हाइड्रेंजिया प्लांट के जो फ्लावर होंगे यूजुअली ब्लू कलर के होंगे।
एसिडिक में कैसा कलर लिखवाया है? एसिडिक इन ब्लू, एसिडिक इन ब्लू ना, तो ये कह रहा है द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली पिंक व्हिच टर्न्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। गलत है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि असर्शन इसका सही है, रीजन इसका गलत है। असर्शन सही है, वो देख लेना, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी बन जाएगा हाइड्रेंजिया प्लांट। तो हाइड्रेंजिया प्लांट में ये अपने को पता लगा कि जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक सॉल्यूशन है, वहां पर ये हो जाएगा ब्लू, अपने नेचुरल कलर में ही रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में ये हो जाएगा पिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी दिया है तो गलत है ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट है, तो गलत है ना, गलत है ना फिर वो, तो क्योंकि अपने को पता ही है कि हाइड्रेंजिया प्लांट फ्लावर ब्लू कलर के हैं और एसिडिक में भी ब्लू लिखवा रखा है, तो गलत हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्ट वैसे ही कर रहा है कि नीचे लिखा हुआ है कि बेस में ब्लू होता है, ऊपर लिखा हुआ है बेस में KOH में पिंक होता है, कॉन्ट्राडिक्ट वैसे ही कर रहा है, तो दोनों सही तो नहीं हो सकते ना। अगला क्वेश्चन 59 62, 59 भी बन जाएगा, एलिमेंट एक्स द सेम नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया हुआ है कि an element X has the same number of electron in its first and fourth shell। KLMN 2 8 8 2 पहले और चौथे में सेम है, कितना है 20 कैल्शियम, कैल्शियम 20 आ गया as well as in second and third shell, सही है। What is the formula and nature of its oxide? Oxide बना तो कैल्शियम कितना आया 2 पॉजिटिव, तो CaO बन गया और ये हो गया बेसिक नेचर। इसमें क्या दिक्कत है बेटा, कौन सा आ जाएगा इसमें XO, XO बेसिक नेचर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। टूथपेस्ट बेसिक होते हैं, यस टूथपेस्ट बेसिक है, एप्लीकेशन ऑफ पीएच में पढ़ा था ना, टूथपेस्ट बेसिक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा था आपने 62, धनंजय दिव्यांश 62, a solution react with the crust eggshells, इस crust eggshells को बताया था 62, crust eggshells क्या होते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, a solution reacts with crust eggshell to give a gas that can slime water milky, कौन सी गैस मिली CO2। अब CO2 कब मिलेगी, जब आप कार्बोनेट को किसके साथ ट्रीट करोगे कि आपको CO2 मिलेगी, ऑब्वियसली किसी एसिड के साथ, तो सॉल्ट मिल जाएगा CaCl2 प्लस वाटर मिल जाएगा, फिलहाल हमको किससे काम है CO2। तो सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन इस चीज का होगा, दिस इज आंसर बी ऑप्शन। HCl या कोई भी एसिड उसमें सॉल्यूशन के अंदर होगा, NaCl, NiCl, KCl तीनों सॉल्ट है, HCl आ जाएगा बस। अगला क्वेश्चन रुक जाओ 57 58 56 57 58 यार क्या कर रहे हो, 58 भी आराम से बनाने वाले क्वेश्चन थे, तुम लोग बनाते नहीं हो इसको। 57 58 को ट्राई करो खुद से, अच्छे क्वेश्चन से, बनाने वाले क्वेश्चन तुम खुद नहीं बनाओगे तो क्या क्या करोगे फिर। The following substances are arranged in increasing order of their pH value, the correct option is। यार इसको देख लो, लिखा है ब्लड का फिक्स है 7.45, तो मैं टूथपेस्ट का बेसिक होगा, सलाइवा आफ्टर मील एसिडिक होगा, आफ्टर मील एसिडिक होगा, टोमेटो जूस एसिडिक होगा, उसमें देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर। कॉफी भी एसिडिक होगी, सबकी तो मैंने पीएच वैल्यू लिखवाया हुआ है, ऑप्शन गलत आ रहा है, ऑप्शन गलत आ रहा है इसका। तो सही ऑप्शन मैच करो,
आपको जो एक्सेप्ट पीएच वैल्यूज लिखवाई हुई है ना कॉपी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में एक वैल्यूज गिवन है, टेबल दी हुई है, तो मैंने एक्सेप्ट वैल्यूज लिखवाई हैं, उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर रख करके इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। अगर ऑप्शन गलत है, आंसर गलत दे रखा है, तो आप एक्सेप्ट वैल्यू को रखो, उसके अकॉर्डिंग देखो। इंक्रीजिंग पीएच वैल्यूज, ब्लड से ज्यादा तो टूथपेस्ट का ही आएगा। या ब्लड का है, सलाइवा आपने गड़बड़ है। तो देखना इसको पीएच वैल्यू से बना लो। देखो 57 58 आप आराम से कर सकते हो। व्हाट इज द मास ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 280 ml और 0.5 मोलर सॉल्यूशन कंप्लीटली, इसको भी बना सकते हो। द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, पहले इसमें रिएक्शन लिखना। व्हाट इज द मास ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 280 ml और 0.5 मोलर। ये भाई स्टोइकोमेट्री का लगभग क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। The mass of sodium chloride found in 5.3 gram of sodium carbonate dissolved in 250 ml of 0.5 mole HCl solution। इसको ट्राई करो, नहीं आएगा तो मेरे को भेज देना, फिर पर खुद से एक बार दिमाग लगाओ, कर सकते हो। अगले कुछ क्वेश्चंस टाइम भी हुई चुका है, इन दोनों खुद से एक बार बना के देखो, खुद से एक बार ट्राई करो, आएगा। अभी तो और भी क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, तो निकाले, मतलब व्हाट्सएप कर देना अगर नहीं आएगा। ALITANE, ALITAME, स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, स्पार्टन, मतलब ये सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नॉर्मल शुगर से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, नॉर्मल शुगर से 2000 गुना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 60 में, हाँ होता है। तो ये स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये नॉर्मल से 2000 गुना ज्यादा स्वीट होता है। Which of the following is not used as a food preservative? Not used as a food preservative. इसमें यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। इसका यही दिया हुआ है। हाँ, BHA BHP तो एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो फूड में रहेंगे रहेंगे क्या, ताकि उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर पाए। और Na2SO3 भी रहेगा, यही नहीं होगा बिकॉज ये क्या करेगा ना, आप उसको हर एक फूड में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये इतना ज्यादा स्वीट कर देगा उस फूड को कि आप इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, इसको बना लेना, बाकी भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेना, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे।